नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज बात एक कवि पत्रकार की जो पिछले 3 साल से जेल में है, झारखंड और बिहार की अलग अलग जेलों में। उसका नाम रूपेश कुमार सिंह है। वह स्थानीय पत्रकार रहा, स्थानीय मुद्दों पर लिखता रहा। भ्रष्टाचार, प्रशासन और ठेकेदारी के जो गठबंधन होते हैं, जिनको हम सब जानते हैं, उनको वो उजागर करता रहा और उसकी सज़ा यह है कि वो जेल में सड़ रहा है। आज उसका जन्मदिन है, जेल में ही वो जन्मदिन काट रहा है। उसकी पत्नी इप्सा शताक्षी सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय हैं और उन्हीं की वॉल से मैं ये सूचना ले रहा हूँ जो आप तक पहुँचा रहा हूँ। रूपेश कविताएं भी लिखते हैं और उनकी कविताएं पढ़ के समझ में आता है कि एक हौसले वाला युवा किस तरह का होता है। एक उनकी कविता के अंश का पाठ मैं करना चाहता हूँ उनके जन्मदिन के मौके पे। कविता शुरू इस तरह होती है। तुमने सोचा था मुझे कैद में रखकर तुम छीन लोगे हमसे हमारी तमाम खुशियाँ, तुम तोड़ दोगे हमारा बुलंद हौसला, तुम सिल दोगे हमारे होठ ताकि मैं गा न सकूं कोई गीत, तुम छीन लोगे कागज़ और कलम। बीच में कुछ हिस्से और हैं, अंत तक आते आते वो लिखते हैं, तो सुनो पिछले 3 बरस से तुम्हारी कैद में रहकर भी मैं प्रतिदिन गाता हूँ मुक्ति के गीत, लिखता हूँ कविता भी। ये रूपेश कुमार सिंह हैं, कविता भी लिखते हैं, मुक्ति के गीत भी गाते हैं। जाहिर है कि बहुत पढ़ते लिखते भी हैं। उन्होंने इतिहास में एमए कर लिया है जेल में रहते रहते। वो मास कम्युनिकेशंस की डिग्री लेना चाहते थे जो शायद प्रैक्टिकल की वजहों से संभव नहीं हुआ। इसके अलावा वो हिंदी में भी मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। ये सारी सूचनाएं इप्सा शताक्षी की वाल से मैं आपको दे रहा हूं, जो बड़े हौसले के साथ अपने पति के साथ लगी हुई हैं, अपने जीवन साथी के साथ लगी हुई हैं। बल्कि मैं देखता हूं पिछले कुछ वर्षों से, शायद 1-2 वर्षों से मैं उनको फॉलो करता रहा हूं और मैं पाता हूं कि पूरा परिवार अपने बेटे के साथ खड़ा है। कई बार मुझे गोरकी के पावेल की याद आती है, मदर के नायक की, और उसकी माँ की जो लगातार लगी रही अपने बेटे के लिए, उसको क्रांति के लिए तैयार करती रही। रूपेश एक ऐसे ही नौजवान हैं जिनका परिवार पूरी ताकत के साथ डटकर उनके पीछे खड़ा है। मुझे ख्याल आता है कि पेगासस की सूची में जिन फ़ोन नंबर्स की निगरानी की बात हो रही थी, उसमें एक शायद रूपेश का भी नंबर था। तो रूपेश का मामला शायद दिल्ली में कम लोगों को मालूम है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पे उतना नहीं उछला है जितना उछलना चाहिए। लेकिन ये सच है कि हमारी व्यवस्था, हमारा मौजूदा तंत्र शायद पूरे देश में आज़ादी से अपनी बात कहने वालों के लिए इस देश को एक जेल खाने में बदलने पे तुला है। कल दोपहर तक हमारे बहुत सारे साथियों को इंतज़ार था कि 2020 के दंगों के नाम पे जो लोग फंसाए गए हैं उनमें 9 लोगों की ज़मानत अर्जी पे फैसला आना था, शायद उनको ज़मानत मिल जाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत अर्जी खारिज कर दी। ये 9 लोग और उनके साथ बहुत सारे दूसरे लोग 5 साल से ज़्यादा समय से जेलों में पड़े हुए हैं। उनका केस शुरू नहीं हुआ है, उनके खिलाफ आरोप पत्र नहीं लाया गया है, उनके 5 साल निकल गए और इसको सरकार कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने देश को बदनाम किया है, दंगे हिंदुस्तान में कौन सी नई चीज़ हैं। तो उनका कहना है कि देश को इन्होंने बदनाम किया है। और जब दंगे हुए थे तो सरकार कह रही थी कि स्पॉन्टेनियस दंगे थे, स्वतः स्फूर्त फूट पड़े थे, तो इसलिए इसको रोका नहीं जा सका। अब दिल्ली पुलिस की थ्योरी है कि ये तो बड़ी साजिश के साथ अंजाम दिए गए थे, इनके लिए तैयारी बड़े लंबे समय से चल रही थी। तो ये 9 लोग 5 साल से ज़्यादा समय से जेलों में हैं। उनके लिए वकील, बड़े बड़े बौद्धिक, बड़े बड़े पत्रकार, लेखक सब बोल रहे हैं, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रहा। हमारे मित्र पंकज चतुर्वेदी ने कुछ मेहनत करके इन 9 लोगों की जिनकी कल ज़मानत अर्जी कल खारिज कर दी गई, उनके जेल में रहने का ब्यौरा निकाला है। वो बताते हैं कि शर्जील इमाम 2044 दिन से जेल में है। 5 साल से ज़्यादा 6 साल होने जा रहे हैं।
वो असल में दिल्ली दंगों से पहले ही पकड़े गए थे। उमर खालिद 1815 दिन, अतहर खान 1891 दिन, खालिद सैफी 2015 दिन, मोहम्मद सलीम खान 1896 दिन, मीरान हैदर 1980 दिन, गुलफिशा फातिमा 1977 दिन, शादाब अहमद 1909 दिन और शिफाउर रहमान 1955 दिन। ये स्थिति है। 5-5 साल से ऊपर लोग जेल में हैं और उनके लिए सरकार कहती है कि तो मामूली सी बात है। खैर, भारतीय न्यायतंत्र के इस चेहरे के बारे में हम क्या कहें। इत्तेफाक नहीं कि जो लोग अभी जेलों में हैं, जिनकी जमानत अर्जियां खारिज हो रही हैं, सबके सब अल्पसंख्यक हैं। पिछले कुछ अरसे से लग रहा है कि हमारी पूरी व्यवस्था जैसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ खड़ी हो गई है। अगर ऐसा न होता तो सिर्फ यही जेल में नहीं होते जिन पर दिल्ली पुलिस आरोप लगा रही है, वो शख्स भी जेल में होना चाहिए था जिसे सब लोगों ने ठीक इन दंगों से पहले भड़काऊ भाषण करते, जहरीले भाषण देते देखा था। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं के बाद उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया और बाकायदा धमकी दी कि वो खुद रास्ता खोल लेंगे अगर रास्ता नहीं खोला गया। ये थे कपिल मिश्रा, जो आज़ाद घूम रहे हैं चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो एक तरफ एक आदमी आज़ाद बेखौफ घूम रहा है, जिसको लोगों ने अलग अलग ढंग से देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ते देखा है, जिसको देखा है कि वो कितनी नफरती भाषा में बात करता है। दूसरी तरफ ये लोग जो जिनके खिलाफ तमाम लोग मानते हैं कि कहीं से कोई सबूत नहीं है, जेलों में सड़ रहे हैं। भीमा कोरेगांव केस याद आता है, उसके भी बहुत सारे लोग ऐसे ही जेलों में पड़े हुए हैं। तो हमारी न्याय व्यवस्था क्या कर रही है, उस पर बहुत ज़्यादा बोझ ये बताया जाता है। ये बताया जाता है कि पूरे देश में 4.5 करोड़ मामले लंबित हैं, तो अदालत क्या करे, किन किन की सुनवाई करे। ये मासूम सा लगता हुआ जवाब बहुत सारे दूसरे तथ्यों की अनदेखी करता है। जैसे कुछ तथ्य और आपको मैं रखना चाहता हूँ। आपको अंदाज़ा है कि इस देश में जो जेलें हैं उनमें कितने कैदी किस सामाजिक वर्ग से आते हैं। आप ध्यान देंगे, इनमें 2021 की द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट में से मिली जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। उसमें बताया गया कि 4,78,000 कैदी भारतीय जेलों में हैं, जिनमें 3,15,000 कैदी SC/ST हैं और पिछड़े हैं, यानी दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े 66% लोग हैं। 3,15,000 लोग जेल में बंद हैं और इनमें भी बड़ी आबादी, 30% की आबादी जो जेलों में बंद है उनमें अल्पसंख्यकों की है। तो एक पूरा पिछड़ा हुआ हिंदुस्तान की जेलों में बस रहा है, उसको वहाँ रखा गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा न्यायतंत्र कहाँ है? वो क्या कर रहा है? क्या वो सरकारी दबाव के आगे बिल्कुल झुका हुआ है? ये सच कि दबाव पड़ रहा है तमाम संस्थाओं पे, ED पे, CBI पे और चुनाव आयोग तक पे और न्यायपालिका पे हम ये दबाव पड़ता देख रहे हैं। लेकिन अगर हमारे लोकतंत्र में भरोसा लौटाना है तो हमें अपने तमाम नागरिकों के न्याय सुनिश्चित करने होंगे और इस बारे में हम न्यायपालिका से फिर से अपील कर सकते हैं कि वो इन मामलों की सुनवाई जल्दी करे, भरोसा दिलाए कि इस देश में न्याय बचा हुआ है, वो चंद वर्चस्ववादी लोगों की, चंद सांप्रदायिक लोगों की मुट्ठी में नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं, अपनी राय दें। इससे हमारा संवाद बढ़ेगा, हमारी बातचीत बढ़ेगी। शुक्रिया।